नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल अर्ली अचीवर्स पे। पिछले दो टॉपिक्स को हम लोगों ने अच्छे से समझा, जो कि थे सोलर सिस्टम पे था और दूसरा था हमारा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पे। अब इस टॉपिक में हम लोग मोशंस ऑफ द अर्थ को कवर करेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे रोटेशन के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में, चेंज ऑफ सीजन्स के बारे में। और कहीं पे भी अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए 1% भी हेल्पफुल है, थोड़ी सी भी मदद कर रहा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करेगा आगे के फर्दर वीडियोस लाने में। तो किसी भी तरीके का परहेज मत करिए और इसको कंटेंट को आगे पुश करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से अब आगे चल के समझते हैं। तो इस पूरे लेसन को समझने से पहले हम लोगों को चीज़ें काफ़ी ब्रीफ में समझनी पड़ेंगी। एक आइडिया होना पड़ेगा कि कितने तरीके से हमारे अपने अर्थ के मूवमेंट्स होते हैं। बहरहाल इन मूवमेंट्स को हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे, बट एक ब्रीफ हम लोग को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि फाउंडेशन हम लोग का कहीं ना कहीं बन पाए। तो जो हमारे अपने अर्थ का मूवमेंट कह लो या आप कह लो मोशंस कह लो, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन में क्या होता है कि जो हमारा अपना अर्थ होता है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है चारों तरफ, वेस्ट टू ईस्ट, इसे ही हम लोग रोटेशन कहते हैं। वहीं पे जब हम लोग रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो रेवोल्यूशन में हमारा अपना अर्थ सन के अराउंड पूरा चक्कर मारता है, सन के अराउंड एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में, या आप कह लो एक ओवल शेप्ड ऑर्बिट में चक्कर मारता है सन के अराउंड। और जो एक एवरेज डिस्टेंस होता है सन से अर्थ के बीच में, वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स का होता है, या आप माइल्स में अगर बात करिए तो 93 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस होता है बिटवीन सन एंड आवर अर्थ। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने हल्का सा समझ लिया कि भैया कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, मोशंस होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं और समझते हैं कि हमारे अपने अर्थ के एक्सिस के बारे में। तो जब आप इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारा अपना अर्थ है कुछ टिल्टेड फॉर्म में अपीयर हो रहा है, कुछ हल्का सा टेढ़ा अपीयर हो रहा है। और वहीं पे कुछ कीटम्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कीटम है हमारा अर्थ एक्सिस। बेसिकली अर्थ का जो एक्सिस है वो रन करता है हमारे अपने अर्थ के नॉर्थ पोल से हमारे अपने अर्थ के साउथ पोल तक, और ये इमेजिनरी है। और एट द सेम टाइम ये ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर है, ये हल्का सा टिल्टेड है हमारा अपने अर्थ का एक्सिस, और इसी के अराउंड हमारा अपना अर्थ स्पिन करता है। इसके अलावा अगर आप बात करिए तो आपको दिखेगा ऑर्बिटल प्लेन या एक्लिप्टिक प्लेन, मतलब इसका दूसरा नाम है ऑर्बिटल प्लेन का दूसरा नाम क्या है, एक्लिप्टिक प्लेन। और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन सी गई हुई है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक जा रही है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। बेसिकली हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो ऑर्बिटल प्लेन है, इससे ऑर्बिटल प्लेन से अर्थ का एक्सिस, ऑर्बिटल प्लेन से अर्थ का जो एक्सिस है वो लगभग 66.5 डिग्री का एंगल बना रहा है, 66.5 डिग्रीज का एंगल बना रहा है हमारे अपने अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से हमारे अपने अर्थ के एक्सिस तक। जो एंगल बन रहा है वो लगभग 66.5 डिग्रीज का बन रहा है। वही ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करें कि जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन भी दिखेगी, एक वर्टिकल लाइन दिखेगी, ये लाइन आपको देखो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक लाइन दिख रही होगी बिल्कुल 90 डिग्रीज की, परपेंडिकुलर जिसे कहेंगे हम लोग। तो ये जो लाइन है ये हमारे अपने अर्थ के एक्सिस से लगभग 23.5 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बेसिकली ये सिग्निफाई कर रही है हमारा अपना जो अर्थ है वो 23.5 डिग्रीज टिल्टेड है। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो हम लोग रोटेशन के बारे में जानते हुए चले आ रहे हो, काफ़ी ब्रीफ फॉर्म में हम लोग ने पूरे रोटेशन को समझा है। थोड़ा इस स्लाइड में हम लोग डिटेल में जाके समझेंगे रोटेशन के बारे में अच्छे से। तो जो रोटेशन होता है हमारे अपने अर्थ का, अर्थ के खुद के एक्सिस पे होता है, वेस्ट टू ईस्ट चारों तरफ, है ना। और ये जो एक्सिस होता है जिसके अलोंग हमारा अपना अर्थ स्पिन करता है, ये दरअसल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हमारे अपने अर्थ के नॉर्थ पोल से हमारे अर्थ के साउथ पोल तक रन होती है। इसको जस्ट पिछली स्लाइड में हम लोगों ने कवर किया था। बहरहाल जो हमारा अपना अर्थ होता है जब वो रोटेट करता है तो काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म रेट पे रोटेट करता है। मतलब इसका ये ऐसा नहीं होगा कि जो टाइम में वेरिएशन होगा बहुत ज़्यादा होगा, एक यूनिफॉर्म टाइम में हमारा अपना अर्थ रोटेशन कवर करता है। और जब हमारा अपना अर्थ एक कंप्लीट टर्न ले लेता है सन के रिस्पेक्ट में, एक कंप्लीट टर्न ले लेता है वेस्ट टू ईस्ट 24 घंटे
लगा करके इसी को हम लोग अर्थ डे के नाम से जानते हैं। या आप इसे ऐसे कह सकते हो, जो हमारा अपना अर्थ है वो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है 24 घंटे का समय ले करके, इसी को हम लोग एक अर्थ डे के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो हमारा अपना अर्थ है, रोटेशन की वजह से हमारे अपने अर्थ पे रात और दिन अकर होते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारे अपने अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। ये जो पॉइंट मैंने समझाया ये आपको हीट सोर्स में आपको बेहतर समझ में आएगा जब आप हीट सोर्स वाला पार्ट समझेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की वीडियो में जा करके, है ना। तो जो डे एंड नाइट है हमारे अपने अर्थ पे रोटेशन की वजह से अकर होती है। और ये जो डे एंड नाइट सेपरेशन है ये होता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइन से। ये एक परपेंडिकुलर लाइन आपको दिख रही होगी, फ्रॉम टॉप ऑफ आवर अर्थ टू बॉटम ऑफ आवर अर्थ एक परपेंडिकुलर लाइन रन हो रही है और इक्वेटर को बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इक्वेटर को बाइसेक्ट कर रही है। और ये जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइन है हमारे अपने अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। एक हिस्सा वो जो कि सन की रेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, जो कि ये पार्ट है, और एक हिस्सा वो जो कि सन की रेस से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये वाला हिस्सा। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइन हमारे अपने अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। एक हिस्सा जो कि सन की रोशनी के अंडर है और दूसरा हिस्सा जो कि सन की रोशनी से अवे है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमारा सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन ये जो लाइन है ये हमारे अपने अर्थ के एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करती है। आई होप रोटेशन के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए होंगे। अब हम लोग रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारे अपने अर्थ का रेवोल्यूशन होता है वो सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, एक ओवल शेप्ड ऑर्बिट में हमारा अपना अर्थ सन के चारों ओर चक्कर काट रहा होता है और इसी को हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। आप इस GIF में देखिए किस तरीके से हमारा अपना अर्थ सन के चारों ओर चक्कर काट रहा है एंड एट द सेम टाइम अपना अर्थ अपने एक्सिस पे तो रोटेट हो ही रहा है। और ये जो रेवोल्यूशन का पीरियड है ये लेता है 365 दिन और 6 घंटे। साथ ही साथ इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो 365.25 डेज। और यहाँ पे जो आपको 6 घंटे दिख रहे हैं रेवोल्यूशन के, इसको हम लोग अगले 4 साल तक के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए इग्नोर कर देते हैं और 4 साल बाद यही 6 घंटे मल्टीप्लाई होकर एक कंप्लीट दिन बना देते हैं, जिसको हम लोग February 29 के नाम से जानते हैं। और ये जो February 29 होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे उस पर्टिकुलर ईयर में कि ये ईयर एक लीप ईयर है। और क्या हर 4 साल में लीप ईयर अकर होता है? ये भी एक सवाल दिमाग में आना चाहिए। खैर कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। ऐसा नहीं होता, हर 4 साल में लीप ईयर अकर नहीं होता है। कुछ ऐसे एंड ऑफ द सेंचुरी ईयर्स होते हैं जो कि 400 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे कि 1900 हो गया, जैसे कि 2100 हो गया। आने वाले समय में ये 400 से डिविजिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लीप ईयर नहीं है। आप इस पार्ट को, इस कैलेंडर वाला जो पार्ट को मैंने भी थोड़ा सा यहाँ समझाया, इसको इग्नोर भी कर सकते हो। बस आप इतना दिमाग में रखो कि जो हमारा अपना अर्थ है वो 365 दिन और 6 घंटे लेता है सन के अराउंड ट्रैवल करने के लिए। और ये जो रेवोल्यूशन होता है ये हमारे अपने अर्थ पे चेंज ऑफ सीजन्स लाता है एंड एट द सेम टाइम रेवोल्यूशन तो चेंज ऑफ सीजन्स लाता ही लाता है, बट हमारे अपने अर्थ का जो एक्सिस का टिल्ट है वो भी चेंज ऑफ सीजन्स लाता है। इसको अब हम लोग आगे पेरीहीलियन एंड एपीलियन के कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके आगे जो फर्दर मेन कॉन्सेप्ट है उससे भी हम लोग ये समझेंगे किस तरीके से जो रेवोल्यूशन होता है अपने और अपने अर्थ के एक्सिस का टिल्ट होता है वो चेंज ऑफ सीजन्स लाने में हम लोग के अपने अर्थ पे हेल्पफुल होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं उस चीज़ को। अब जो दोस्तों पेरीहीलियन एंड एपीलियन का केस है, इसमें जो हीलियन वर्ड है, आप यहाँ पे देखो, ये जो हीलियन वर्ड है ये हम लोग को सिग्निफाई करता है हमारे अपने सन के बारे में। और जस्ट पिछली स्लाइड में हम लोग ने पढ़ा कि जो हमारा अपना अर्थ है वो सन के अराउंड, चारों तरफ सन के अराउंड हमारा अपना अर्थ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, एक ओवल शेप्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से, इस ओवल शेप्ड ऑर्बिट की वजह से होता क्या कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारे अपने अर्थ और हमारे अपने सन की जो दूरी है आपस की वो सबसे कम हो जाती है। और ये सिचुएशन होती है पेरीहीलियन की, और ये अगर करती है January 3 को, जब हमारा अपना अर्थ सन के रिस्पेक्ट में क्लोजेस्ट हो जाता है। तब जो डिस्टेंस निकल के आता है अर्थ और सन के बीच का, ये निकल के आता है 147 मिलियन किलोमीटर्स का। हिंदी में अगर बात करें तो 14.7 करोड़ किलोमीटर्स का।
इसके बाद जो हमारा अपना अर्थ है वो फर्दर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, एक ओवल शेप्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व अपना करता चला जाता है। तो एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जब हमारा अपना अर्थ सन के रिस्पेक्ट में एक मैक्सिमम दूरी अटेन कर लेता है, हमारा अपना अर्थ सन के रिस्पेक्ट में एक मैक्सिमम दूरी अटेन कर लेता है। और ये जो सिचुएशन होती है ये होती है एपीलियन की सिचुएशन, और ये अकर करती है जुलाई द 4th को, जब हमारा अपना अर्थ सन के रिस्पेक्ट में एक फारदेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। वहीं पे जो डिस्टेंस होता है एपीलियन के केस में ये निकल के आता है 152 मिलियन किलोमीटर्स का, या आप बात कर लो 15.21 करोड़ किलोमीटर्स का हिंदी में एपीलियन के केस में अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस निकल के आता है। अब कहीं ना कहीं आप देख सकते हो 5 मिलियन किलोमीटर्स का डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। और एक चीज़ अगर आप और देखो, जो हमारा अपना अर्थ है वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्रीज, और इस टिल्ट की वजह से होता क्या है, पेरीहीलियन के केस में जो नदर्न हेमिस्फीयर है, ये रहा नदर्न हेमिस्फीयर और ये रहा सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है पेरीहीलियन के केस में सन से दूर फेस कर रहा है, सन से अवे फेस कर रहा है नदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ फेस कर रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ फेस कर रहा है। तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में पेरीहीलियन के पॉइंट ऑफ टाइम में क्या पड़ेगा, विंटर्स पड़ेंगे, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो कि सन की तरफ फेस कर रहा है पड़ेंगे समर्स। अपना इंडिया कहाँ पे लाया करता है, अपना इंडिया लाया करता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और नदर्न हेमिस्फीयर पेरीहीलियन के केस में कहाँ फेस कर रहा है, अवे फ्रॉम द सन, सन से दूर। तो जनवरी 3 को इंडिया में क्या पड़ रहे होते, इंडिया में पड़ रही होती भीषण सर्दियाँ, बच्चों के स्कूल बंद होते हैं, विंटर वेकेशन चल रही होती हैं बच्चों की। और वहीं पे अगर हम लोग एपीलियन के केस की बात करें, एपीलियन के केस की बात करें तो एपीलियन के केस में क्या हो रहा है, जो नदर्न हेमिस्फीयर है, ये जो नदर्न हेमिस्फीयर है इट इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द सन, ये सन की तरफ फेस कर रहा है ये नदर्न हेमिस्फीयर। वहीं पे जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ये रहा सदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर फेस कर रहा है, सन से अवे फेस कर रहा है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में एपीलियन के केस में पढ़ेंगे समर्स, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ फेस कर रहा है। वहीं पे सदर्न हेमिस्फीयर में जो कि सन से दूर फेस कर रहा है पढ़ेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विंटर्स। और अगर आप बात करें जुलाई 4 को एपीलियन की सिचुएशन अगर होती है तो इंडिया जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग। तो जुलाई 4 को इंडिया में क्या हो रहे होते हैं भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। तो पूरा क्रक्स बात का ये है कि जो पेरीहीलियन एंड एपीलियन केस है वो सीजन्स नहीं डिसाइड करता है, पेरीहीलियन एंड एपीलियन का केस सीजन्स नहीं डिसाइड करता है। दरअसल हमारे अपने अर्थ का रेवोल्यूशन और साथ ही साथ हमारे अपने अर्थ के एक्सिस का टिल्ट डिसाइड करता है कि सीजन्स क्या अकर होंगे। आई होप ये अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने इस पूरे लेक्चर के फाइनल पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो फाइनल पार्ट है इस लेसन का वो है इक्विनॉक्सिस और सॉल्स्टिसिस के ऊपर। तो ये जो इक्विनॉक्सिस और सॉल्स्टिसिस की कंडीशंस होती है ये हमारे अपने अर्थ पे एक साल में अकर करती है। ये इक्विनॉक्सिस और सॉल्स्टिसिस की जो सिचुएशन होती है ये हमारे अपने अर्थ पे एक साल में अकर करती है, और ये हेल्पफुल होती है, ये एक तरीके से रेफरेंस होता है हमारे अपने अर्थ पे क्या सीजन्स पड़ रहे होंगे इसको डिटरमाइन करने के लिए। और इसके पहले वाले टॉपिक में अगर आप याद करो जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वाला है उसमें जब हमने हीट जोन्स पढ़ा था तो उसमें हमने अपने सन का जो मूवमेंट था अर्थ के रिस्पेक्ट में उसको भी जाना था। तो एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक को इस पर्टिकुलर स्लाइड में थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और डिटेल में भी समझेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अपने सन का एपरेंट मूवमेंट होता है, हमारे जो अपने सन का एपरेंट मूवमेंट होता है वो अपने अर्थ के लैटिट्यूड्स के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम लिमिटेड होता है हमारे अपने अर्थ के नॉर्दर्ली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड तक और सदर्ली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लैटिट्यूड तक। मतलब ये है कि एक साल में हमारा जो अपना सन है वो मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड तक जा सकता है, और एक साल में मैक्सिमम हमारा जो अपना सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लैटिट्यूड तक की जा सकता है मैक्सिमम। और जब हमारा जो अपना सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड के बिल्कुल ही ऊपर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड के बिल्कुल ही हमारा अपना सन ओवरहेड होगा, बिल्कुल ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड के ऊपर होगा, इसको हम लोग कहेंगे समर सॉल्स्टाइस। और
जब हमारा अपना सन बिल्कुल ही सडनली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लैटिट्यूड के ऊपर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लैटिट्यूड के ऊपर हमारा सन होगा, इस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे विंटर सॉल्स्टाइस। और इस पूरी मूवमेंट में जो कि आप देख सकते हो इस फिगर में कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक हमारा जब सन जा रहा है तो एक बार इक्वेटर को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हमारा जो सन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर जा रहा है तो दोबारा हमारा जो अपना सन है वो इक्वेटर को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो मतलब साल में ऐसा 2 बार होगा जब हमारा अपना सन इक्वेटर को क्रॉस करेगा हमारा सन, या आप कह लो कि इक्वेटर के लैटिट्यूड के जस्ट ऊपर होगा साल में 2 बार हमारा सन। और इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विनॉक्सिस की सिचुएशन कहेंगे। और ये जो डेट्स हैं, इक्विनॉक्सिस कब पढ़ेंगे, सोल्स्टिस कब पढ़ेंगे, इसको हम लोग फर्दर आगे डिटेल में समझेंगे, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया हुआ है। और जब हम लोग आगे समझेंगे ही तो हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरी से नहीं समझेंगे, ये थ्योरी आपके लिए रेफरेंस के फॉर्म में दी गई है, हम लोग इस पर्टिकुलर फिगर से, इस पर्टिकुलर डायग्राम से समझेंगे अच्छे से। तो चलिए इस डायग्राम को अब हम लोग ढंग से एक बार देख लेते हैं कि क्या है इस पूरे डायग्राम में। और इस डायग्राम का जो सबसे पहला पार्ट हम लोग समझेंगे वो समझेंगे जून 21, जो कि है जून सॉल्स्टिस या आप कह लो समर सॉल्स्टिस। नॉर्मली ये जो समर सॉल्स्टिस होता है या जो जून सॉल्स्टिस होता है, ये कंडीशन जून 21 को अकर होती है, और कभी कभी जून 22 को भी अकर हो जाती है। वैसे ये नॉर्मली जून 21 को ही अकर होती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, जो हमारे अपने अर्थ का नदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे जून 21 से दोस्तों समर सीजन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जो हमारा अपना अर्थ है उस पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड है, जो हमारे अपने अर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड है, वो डायरेक्टली फेस करता है सन को, और जो सन की डायरेक्ट एनर्जी है, सन की डायरेक्ट जो रेज हैं वो स्ट्राइक करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड पे। वहीं पे अगर आप बात कर लें सदर्न हेमिस्फीयर की दोस्तों, तो सदर्न हेमिस्फीयर में जून 21 से शुरुआत होती है सर्दियों की सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर आप देख सकते हो इस फिगर में, सदर्न हेमिस्फीयर इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन। सदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर फेस कर रहा है, और सदर्न हेमिस्फीयर में इस पर्टिकुलर जून 21 को सबसे छोटा दिन अकर होता है। वहीं पे नदर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों जून 21 को सबसे बड़ा दिन अकर होता है। नदर्न हेमिस्फीयर में जून 21 को सबसे बड़ा दिन अकर होता है, और इसी दिन दोस्तों हम लोग इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में जून 21 सबसे बड़ा दिन होता है साल का। फिर दोस्तों क्या होता है, फिर हमारा जो अपना अर्थ है फाइनली आगे की तरफ मूव करता है, हमारा अपना अर्थ मूव कर रहा है, और कंडीशन आती है इक्विनॉक्स की। अब आप कहोगे सर ये इक्विनॉक्स क्या है, तो इक्विनॉक्स में दोस्तों क्या होता है, जो हमारा अपना सन है, सन की जो रेज होती है हमारे अपने अर्थ के इक्वेटर वाले लैटिट्यूड पे, सन की रेस हमारे अपने अर्थ की इक्वेटर वाले लैटिट्यूड पे, ये जो रेड लाइन गई है दोस्तों, ये फ्रंट में भी गई है ना, तो हमारे अपने सन की इक्वेटर वाले लैटिट्यूड पे दोस्तों क्या हो रहा है, सन की रेस डायरेक्टली आके गिर रही है, डायरेक्टली आके फॉल कर रही है। तो दोस्तों क्या हो रहा है, 12 घंटे का दिन हो रहा है और 12 घंटे की रात हो रही है। 12 घंटे का दिन, 12 आवर्स डे और 12 आवर्स नाइट अकर हो रही है, और इसी को हम लोग इक्विनॉक्स की सिचुएशन कहते हैं। और ये कंडीशन जो है इतने समय, ये है सितंबर इक्विनॉक्स की। सितंबर इक्विनॉक्स को हम लोग 2 नामों से जानते हैं दोस्तों, एक तो है फॉल इक्विनॉक्स और दूसरा क्या है, दूसरा है ऑटमनल इक्विनॉक्स। और ये कंडीशन किस डेट में अकर होती है, ये अकर होती है नॉर्मली 23 को, या अकर हो सकती है 22 को भी। अब दोस्तों क्या होता है, अब हमारा जो अपना अर्थ है फर्दर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ओवल शेप्ड ऑर्बिट में दोस्तों आगे बढ़ता है, और एक कंडीशन आती है जून सॉल्स्टिस या समर सॉल्स्टिस के बिल्कुल ऑपोजिट विंटर सॉल्स्टिस या दिसंबर सॉल्स्टिस की। और ये कंडीशन कब अकर होती है दोस्तों, ये अकर होती है दोस्तों दिसंबर 22 को या दिसंबर 21 को, नॉर्मली दिसंबर 22 को। इस कंडीशन में दोस्तों क्या हो रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल ऑपोजिट है समर सॉल्स्टिस की। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो हमारा अपने अर्थ का नदर्न हेमिस्फीयर है दोस्तों,
जो हमारे अपने अर्थ का नदर्न हेमिस्फीयर है दोस्तों, विंटर सॉल्स्टिस के केस में जो हमारे अपने अर्थ का नदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की रोशनी से दूर फेस कर रहा है, सन की रोशनी से दूर फेस कर रहा है नदर्न हेमिस्फीयर। और दोस्तों वहीं पे जो हमारे अपने अर्थ का सदर्न हेमिस्फीयर है, जो हमारे अपने अर्थ का सदर्न हेमिस्फीयर है वो फेस कर रहा है सन की रोशनी की तरफ। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है दोस्तों, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है दोस्तों, वहाँ पे सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली स्ट्राइक करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लैटिट्यूड पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लैटिट्यूड पे सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली आके गिरती हैं, डायरेक्टली आके स्ट्राइक करती हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा होता है, गर्मियाँ हो रही होती हैं, और नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होता है, सर्दियाँ हो रही होती हैं, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन। और सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या हो रहा है, गर्मियाँ हो रही है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर फेस कर रहा है टुवर्ड्स द सन। और याद करो कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जो विंटर्स होते हैं कब मनाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विंटर्स मनाए जाते हैं समर सीजन में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। न्यूजीलैंड में भी यही हाल है। और जो आप बात कर लो नदर्न हेमिस्फीयर की, तो नदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर 22 को, नदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर 22 को सबसे छोटा दिन अकर हो रहा होगा। वहीं पे सदर्न हेमिस्फीयर में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बड़ा दिन अकर हो रहा होगा दिसंबर 22 के दौरान। फिर दोस्तों क्या होता है, फिर दोस्तों जो हमारा अपना अर्थ होता है फर्दर आगे की तरफ बढ़ रहा है, मोशन में है ना। और अब आती है सिचुएशन दूसरी बार इक्विनॉक्स की, और इस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है दोस्तों, 12 आवर्स डे हो रहा है दोस्तों, और 12 घंटे की रात हो रही है। इसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों, जो हमारा अपना इक्वेटर है, इक्वेटर पे डायरेक्टली सन शाइन कर रहा है, इक्वेटर को डायरेक्टली सन की एनर्जी पड़ रही है, इक्वेटर पे डायरेक्टली सन की एनर्जी पड़ रही है। और क्या हो रहा है, 12 घंटे का दिन हो रहा है, 12 घंटे की रात हो रही है, और ये कंडीशन है मार्च इक्विनॉक्स की। और इस कंडीशन को हम लोग वर्नल इक्विनॉक्स के नाम से भी जानते हैं। मार्च इक्विनॉक्स को हम लोग वर्नल इक्विनॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये मार्च 21 की जो कंडीशन है, ऐसा भी हो सकता है कि मार्च 22 भी हो सकता है, मार्च 22 भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि मार्च 21 ही हो, मार्च 22 भी हो सकता है। और अब आप लोगों ने ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है सॉल्स्टिसिस का, और आप यह कह लो कि जो इक्विनॉक्सिस का, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आए होंगे। और कहीं ना कहीं इससे एक चीज़ आप लोगों को और क्लियर हो गई होगी, जो हमारे अपने सन का मूवमेंट होता है, अपने अर्थ के मूवमेंट के रिस्पेक्ट में, वो मैक्सिमम लिमिटेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड तक, और सदर्ली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लैटिट्यूड तक। आई होप ये जो टॉपिक है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी अब कंफ्यूजन नहीं होगी। फिलहाल ये चैप्टर होता है यहाँ पे दी एंड। और थैंक यू जुड़ने के लिए, पूरा लेसन कंप्लीट करने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू एक बार फिर से इस पूरे लेसन को देखने के लिए।